हिंदुस्तानी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ विंडो में आप देख रहे हैं भाऊ तोरसेकर को। भाऊ तोरसेकर हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अब आज इस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं कि आखिर किस तरह से बंगाल का चुनाव आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, उसका अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है। तो उस पर बात करेंगे। भाऊ, अभी जो हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सब चीजें जब जा रही है तो आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में क्या होने जा रहा है? मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद चुनाव होंगे। मुझे अभी चुनाव होने के आसार बिल्कुल नहीं लग रहे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर पूरा नहीं होगा। अगर एसआईआर पूरा नहीं होगा तो विधानसभा चुनाव का टाइम टेबल घोषित नहीं होगा, ना कि अगला वोटिंग होगा, ना कि काउंटिंग होगा, ना कि रिजल्ट आएगा, ना कि सरकार बनेगी। क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से एक बात रिपीटेडली बोल रहा हूं कि जिस ढंग से ममता दीदी राजनीति कर रही है, कोर्टबाजी कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो उससे एक बात साफ होती है कि वो केजरीवाल के रास्ते पर निकल गई है। जबकि उनको चुनाव जीतना है तो उनको हेमंत सोरेन के रास्ते से जाना चाहिए था। कोर्ट में नहीं उलझना चाहिए था, सेंटर से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने गलती की, मैं जेल में बैठ के सरकार चलाऊंगा, तो ये बोलती चुनाव आयोग भी मैं चलाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट भी मैं चलाऊंगी। ये जो इनका सोच है वही उनका घात हो गया। क्योंकि अब अगर समय पर चुनाव नहीं होगा तो 7 मई को विधानसभा का जो समय है, टेन्योर है, वो खत्म हो जाता है। अब जब विधानसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है तो उस विधानसभा में बैठे मेजॉरिटी के आधार पर बनी सरकार अपने आप बर्खास्त हो जाती है, विधानसभा बर्खास्त हो जाती है। तो बात साफ है। आज जिस ढंग से मामला चल रहा है वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग समय पर, यानी 2 या 3 तारीख के पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा मार्च के, और 2 या 4 मार्च की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो वो 7 मई तक चुनाव के नतीजे अगर अगली गवर्नमेंट नहीं बन सकती, मतलब साफ है प्रेसिडेंट रूल ममता दीदी लगा रही है। जी, लेकिन भाऊ, ये अभी भी जैसे 28 को उन लोगों ने कहा, और मैं चूंकि जहां हूं वहां से आपको ये लोकेशंस भी दर्शकों को दिखा सकता हूं कि हम लोग यहाँ खड़े हैं जहां एफआईआर के लिए आपको दिखेगा। और थोड़ा सा आगे की तरफ ये देखिए, एक साथ ही भाऊ यहाँ लक्ष्मी जो भंडार, लक्ष्मी भंडार जिसको योजना कहा जा रहा है, वो भी चल रही है और यहाँ धरना भी चल रहा है उन लोगों का जो बीएलओज है। और सामने, जहाँ बिल्कुल सामने जो आपको दिखा रहा है, यही सारे लोग वहाँ जो एक जिसको कहें कि जो डिस्क्रिपेंसीज है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से जो 45 से 55 लाख, कुछ लोग 80 लाख भी जो है वो नाम यही फाइनल हो रहे हैं। लेकिन भाऊ, ये जो सारी चीजें हैं उसमें क्या ममता बनर्जी जो है वो उन्होंने कोई इमरजेंसी प्लान तैयार नहीं किया होगा, आपको लगता है? नहीं, देखो एक बात होती है कि अनुभव से ज्ञान ज्यादा होता है, किताबों से नहीं होता। किताबों से वो आपका अनुभव नहीं, लेकिन जब आप अनुभव करते हो, आपका नहीं आपके नजदीकी किसी का होगा, आपके समकालीन अनुभव होता है, तो आपका अपना अनुभव होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब टीएन शेषन चुनाव आयोग के प्रमुख थे और उस वक्त उन्होंने एक सख्ती की थी। उन्होंने कहा था हर एक के पास वोटर का जो आईडी है, पहचान पत्र था, वो जब तक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। तो यही नाटक जो आज ममता दीदी बंगाल में कर रही है वो उस वक्त लालू ने किया था। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उसमें इतना टाइम चला गया कि विधानसभा का टेन्योर खत्म हो गया और प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा था। तो एक बात मत भूलो कि आपका बहुमत है, आपके राज्य में बहुमत है, आपका प्रशासन आपके हाथ में, ये सब बात मैं मानता हूं। लेकिन एक बात मत भूलो कि जिस संविधान के आधार पर आपको अधिकार मिला है, उसी संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट बनी है,
चुनाव आयोग बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बनी है, लोकसभा वगैरह वगैरह बना है। तो जितना आपका अधिकार है, तब जब आप उसमें पैतरेबाजी करने लगते हो तो ये भी सोचना जरूरी है कि सामने वाला क्या पैतरेबाजी करेगा। उसी संविधान के आधार पर जब आप शतरंज का खेल खेलते हो तो क्या होता है, आप एक भी मोहरा प्यादा इधर का उधर करना चाहते हो तो सोचते हो कि ये करने के बाद सामने वाला क्या करेगा। तो आप जो बोल रहे हैं ना, उनके पास बी प्लान सी प्लान वगैरह बोलते हैं ना, वो होता है कि मैंने एक चाल करी तो सामने वाला क्या चाल करेगा। तो ममता दीदी ये पूरा भूल गई कि 7 मई को विधानसभा का टेन्योर टाइम खत्म हो रहा है, और विधानसभा का टाइम खत्म हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार या किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं। संविधान के तहत ऑटोमेटिक बिहार बंगाल की विधानसभा बर्खास्त होगी, और बंगाल की विधानसभा बर्खास्त मतलब राज्य की सरकार बर्खास्त, ममता सरकार बर्खास्त। तो ऑटोमेटिकली वो टेक ओवर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ममता दीदी एक तरीके से अपने हाथों से राष्ट्रपति शासन मोदी और शाह को परोस रही है। अब ये बात हो गई, अगर समयानुसार टाइम टेबल अनुसार नहीं हुआ और एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया तो फिर वहां चुनाव कब लेना है, ये मामला ममता के लिए अहमियत नहीं रखता। सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वहां गवर्नर नियुक्त किया है, गवर्नर के एडवाइजर हो गए, और चुनाव आयोग होगा वो तय करेंगे। तो वो बोलेंगे अभी तो वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं है, उसको 3 महीने लगेगा, कोई बात नहीं, दिवाली के बाद करते हैं। मतलब अगर 5 मार्च के पहले चुनाव आयोग का टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं होता तो चुनाव होगा नहीं, अभी वो दिवाली के बाद होगा। जी, और 10 मार्च तक तो वैसे भी अभी ये प्रक्रिया किसी भी कीमत पर पूरी होने वाली नहीं दिख रही है। तो क्या ये भाऊ इससे बीजेपी को मदद मिलेगी चुनाव की प्रक्रिया में? क्योंकि यहाँ भी जो भी आए हैं बीजेपी के जितने समर्थक हैं या तमाम नेताओं से भी हम बात कर रहे हैं, तो उन सबका ये कहना है कि जब तक प्रेसिडेंट रूल के अंदर शासन नहीं होगा, सरकार जब तक चुनाव नहीं होगा, तब तक वो जीत नहीं पाएंगी। यानी ये जो बीजेपी की कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की कोई कंसेप्ट उनको नहीं दिख रहा है। तो आपको लगता है कि शायद तब ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव हो सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी उस तरीके को देख रहे हैं? नहीं, मोदी क्या देख रहे बात छोड़ो, ममता क्या देख रही। चौथी बार चुनाव ममता को जीतना है, ठीक है। अब अगर ममता को जीतना है तो ममता को ये सोचना पड़ेगा मेरी ताकत कहाँ है। सिर्फ पार्टी में ममता की ताकत नहीं है, ममता के हाथ में पूरा का पूरा बंगाल का प्रशासन है, वहां की शासन व्यवस्था है, वहां की पुलिस है, वहां के बाबू लोग हैं। अगर सरकार चली जाती है तो अपने आप वो ताकत घट जाती है। तो ताकत किसकी घटने वाली है, किसको फायदा है, बात में करो। पहले आज ममता के हाथ में जो ताकत है, वो अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, विधानसभा बर्खास्त हो जाती है, तो वो ताकत ममता की घटती है, बीजेपी की बढ़ेगी कि नहीं बात छोड़ दो। देखो, आपके खाते में 40 रुपए, मेरे खाते में 50 रुपए, अगर मेरे खाते में जो 50 रुपए है उसमें से 20 या 25 रुपए घट जाते तो आपकी ताकत बढ़ी, ऐसा नहीं होता, आपकी रकम ज्यादा दिखती है। लेकिन मेरी जो घट गई ना, तो मुझे मेरे 50 रुपए जो है वो संभाल कर रखना जरूरी पड़ता है। अगर मेरे 20-25 रुपए घट गए तो आपके 40 रुपए बड़े दिखने लगते हैं। तो बीजेपी को उस तरीके से फायदा हो सकता है, और वो फायदा खुद ममता दीदी दे रही है, जिसने ये कोर्ट कचहरी में उलझने की गलती की है, उससे वो फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि उससे ही राष्ट्रपति शासन आएगा। देखो, मोदी सरकार ने ज्यादती की है, मोदी सरकार ने क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति शासन लाद दिया है, ये तो तकरार नहीं कर सकती ममता। अगर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन लगा देती है तो उसका ब्लेम तो मोदी शाह पर नहीं जाएगा, ना बीजेपी पर जाएगा, ना सेंटर पर जाएगा। किस पर जाएगा? वो ब्लेम जाता है कोर्ट कचहरी में।
तो कोर्ट कचहरी में कौन गया है? बीजेपी तो नहीं गई है, ममता दीदी गई है। तो राष्ट्रपति शासन लाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला आरोपी नंबर 1 खुद ममता बनर्जी है, क्योंकि इन्होंने ये अपना वीक पॉइंट हो सकता है ये सोचा तक नहीं। ये अभी की नहीं, एसआईआर का मामला पिछले 3 महीने से चल रहा है, तो उनको एक बात समझना जरूरी है। तो मैं आपको क्रिकेट की एक बात याद दिला दूं, जब पहली 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था तो गावस्कर को उस वक्त टॉप पर थे, पूरी 60 ओवर की बैटिंग की और 50 या 55 रन बनाए और हाँ हार गए। तो यहां आउट होने से मतलब नहीं है, ओवर खत्म होने से मतलब था। गावस्कर जैसे इतने बुद्धिमान क्रिकेटर के दिमाग में वो बात नहीं बची कि विकेट नहीं बचाने, रन्स निकालने। तो ममता दीदी ये भूल गई कि समयानुसार अगर चुनाव होगा तो प्रशासन मेरे हाथ में रहेगा, पुलिस मेरी रहेगी, प्रशासन मेरा रहेगा, और मेरी ताकत जो शासन में है उसके साथ पार्टी की ताकत जोड़कर मैं चौथी बार चुनाव जीत सकती हूं। और बीजेपी को राष्ट्रपति शासन का फायदा हो सकता है, ये ममता दीदी भी मानती है। तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी, किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो। वो कौन लगाता है उससे मतलब नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन में चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि अगर मोदी नहीं लगाएंगे तो और कौन सा तरीका है जिससे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो विधानसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है तो संविधान के तहत ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्योंकि विधानसभा बर्खास्त होती है। ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं, ये तो सोचा नहीं ना। अगर आपके ओवर खत्म हो गए तो उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, समझे? तो अगर टेन्योर खत्म हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? तुम ही। बाकी तमिलनाडु में चल रहा है एसआईआर, असम में चल रहा है, और कहीं राजस्थान गुजरात में चल रहा है, तो वहां कोई कंप्लेंट नहीं, अकेले बंगाल में कंप्लेंट है। तो गलती ममता ने वो कर दी कि उन्होंने सोचा नहीं कि देखो ये पॉइंट है कि टेन्योर खत्म हो जाएगा तो सरकार हाथ से चली जाएगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो गेम है, बहुत बीजेपी वाले भी, मोदी के समर्थक भी मोदी को गाली दे रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहा है राष्ट्रपति शासन। तो एक बात होती है, जो अपने आप में होने वाला है उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है। जो कैंसर से मरने वाला है उसका मर्डर करने की जरूरत नहीं होती। मोदी शाह की रणनीति समझ लो कि ममता अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, तो उसको रोके क्यों भाई। तो ममता ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने 7 मई तक टेन्योर है, उसके पहले चुनाव के नतीजे आकर सरकार बनना जरूरी है। ये अहम बात ममता दीदी भूल गई और उन्होंने राष्ट्रपति शासन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोमेटिकली लगने के लिए हाईवे खोल दिया। जी भाऊ, एक बात भाऊ, अभी मैं चूंकि एक सेंटर पे गया जहाँ लक्ष्मी भंडार योजना है, वहाँ उसी तरह से मैंने देखा कि एक जो युवा साथी, जो उन्होंने युवा साथी के तौर पर एक किया, वहाँ भीड़ काफी थी, अलग अलग जगह थे। तो आपको लगता है कि जब इस तरह एंड टाइम पे जो अनाउंस की जाती हैं, और या ममता बनर्जी ये मान रही हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा चमत्कारिक काम किया, उनके वोटरों को भी लगता है, तो इनका बहुत फर्क पड़ता है क्या चुनाव पे लास्ट मोमेंट में जब इस तरह से हो? क्योंकि इतने सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार का तो 2018 से चल रहा है, तो 12,000 का 1,500 कर दिया, और जो एक बड़ी संख्या है वो उन्होंने माध्यमिक पास युवाओं के लिए जो युवा शक्ति की है। तो उससे आपको लगता है लास्ट टाइम पे अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये चुनाव के गेम को पलट सकती हैं क्या? बहुत सारे लोग अक्सर इन फ्रीबीज का उदाहरण दे के कहते हैं कि कभी केजरीवाल आ गया, फिर वो ये कहते हैं आप देखिए नीतीश कुमार आ गया, तो इस तरह से ही ममता बनर्जी अपने आप को जिता लेंगी। ऐसा आपको क्या लगता है कि जब लास्ट टाइम पे ऐसे राज्य करते हैं, या ऐसे राजनेता जो अपने आप को ग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मानते हैं कि उनको जमीनी समझ है, ये तमाम चीजें, आपको क्या लगता है कि इसका फायदा होगा?
होता है ना, हमने देखा महाराष्ट्र में लाड़की बहन था, उत्तर मध्य प्रदेश में लाडली बहना, या केजरीवाल या नीतीश की बात आपने की, फायदा होता है, लेकिन फायदा कब होता है? जब चुनाव होता है। ममता ये भूल गई कि ये सब होने के लिए चुनाव होना जरूरी है। चुनाव होने का जो प्रावधान है उसके लिए ममता ने कुछ भी नहीं किया है। आप जो बोल रहे हैं उसका फायदा ममता को जरूर हो सकता है, मैं ना नहीं कहता, लेकिन उसके लिए वोटिंग होना जरूरी है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होना जरूरी है। आप बड़े हनीमून को स्विट्जरलैंड जाएंगे, अरे लेकिन उसके लिए शादी जरूरी है ना। स्विट्जरलैंड नहीं, कोई बात नहीं, हम अमेरिका में जाएंगे या कश्मीर जाएंगे, अरे कहीं भी करो हनीमून, लेकिन उसके पहले शादी करनी पड़ती है ना हनीमून के लिए, जिसको हनीमून कहा जाता है। तो हमारे भारत में ये लड्डू बनेंगे, वो पकवान बनेंगे, अरे लेकिन शादी भी जरूरी है, खाली तो भोज नहीं दोगे। तो पर्पज क्या है? ये सब आप क्यों कर रही हो? आपको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए चुनाव की प्रक्रिया जरूरी होती है। यहां मैं जो बात बोल रहा हूं वो समझ लो। ममता ने पूरी तैयारी कर ली, मैं ट्रॉफी ऐसे उठाऊंगी, ये साड़ी पहनकर ट्रॉफी लेने के लिए जाऊंगी। अरे इसके लिए पहले मैच तो जीतना पड़ेगा ना, और मैच ही कैंसिल होगा तो क्या करोगी? तो ट्रॉफी रही, साड़ी अपनी जगह रही, ट्रॉफी उठाओगे कैसे? तो पहले तो मैच खेलना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैच में उतरना पड़ता है। और ममता दीदी की गलती ये हो गई कि उसने ये नहीं देखा कि भाई मैच जीतना जरूरी है और इसके लिए मैच होना जरूरी है। अगर मैच अप्रैल मई में नहीं होता, मार्च अप्रैल में नहीं होगा, और दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर तक चला गया, तो ममता के हाथ से 50 में से 25 ओवर तो ऐसे ही निकल गए। अब बचे कुछ 25 ओवर में कितने रन बनाओगी? वो होता है ना डकवर्थ लुइस कि बारिश गिरी तो ओवर घटते जाते हैं, ओवर घटते जाते। सामने वाला तो 50 ओवर खेलने वाला है, खेला है। आपकी बैटिंग में आपको जो 50 ओवर मिले हैं, इसमें ऐसी बार बार बारिश हो गई तो आपके 50 ओवर में से 30-20 घट गए, 15 घट गए, तो आपके ओवर कम हो रहे। तो मेरे ओवर कम ना हो इसके लिए भी कोशिश जरूरी होती। इसलिए मैंने कहा कि ममता दीदी की गलती अगर हुई है तो उन्होंने 7 मई, देखो 7 मई ये बहुत डेंजरस तारीख है, जिस दिन विधानसभा का टेन्योर जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, उस दिन विधानसभा ऑटोमेटिकली बर्खास्त होती है। अगर दूसरी सरकार नहीं आई तो आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने नतीजे आने के बाद 2019 में कहा कि मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगा, मेरे लिए और ऑप्शन खुले, और उनको 25 बार देवेंद्र ने फोन किया था चलो जल्दी राज्यपाल के पास जाते, क्योंकि वो टाइम निकला जा रहा था, विधानसभा का टेन्योर खत्म होने को आया था। और जब नहीं आया तब जाके राज्यपाल को विधानसभा का टाइमिंग खत्म हो गया, इसलिए राष्ट्रपति राजवट शासन लगाना पड़ा। और जब उसके बाद कुछ 10-12 दिन के बाद 2.5 दिन की सरकार अजित पवार और देवेंद्र की बनी थी, इसके लिए रातों रात राष्ट्रपति शासन उठाना पड़ा था। तो वो राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? किसने जबरदस्ती लगाया था? नहीं, विधानसभा का टाइमिंग खत्म हो गया था, विधानसभा का टेन्योर खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया था। क्योंकि जो सरकार होती है उस सरकार को विधानसभा के बहुमत का सपोर्ट है, ये गृहीत माना जाता है। 2 सेशन के बीच में जो सरकार है, जो कारोबार करती है, उसको विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, ये गृहीत माना जाता है। अगर विधानसभा ही नहीं है तो आपको सपोर्ट ही नहीं है, आप कैसे सरकार चला सकते हो? क्योंकि विधानसभा तो बर्खास्त हो गई है। तो ये सबसे 7 मई की तारीख, मेरा ख्याल है मैंने उस मनविंदर के साथ वीडियो इस पर बनाया था, 7 मई की जादुई तारीख क्या है। पूरा मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा है,
लेकिन गड़बड़ तो वहां है। और आप एक बात और समझ लो कि बंगाल में कम से कम 7 या 8 दौर का वोटिंग होता है। हाँ, हर दौर बात में दो। के बीच अगर 5 दिन हम पकड़ते तो 5 दिन का मतलब 7 भी हो तो 35 दिन का टाइम टेबल बनता है। 35 दिन का। हाँ, अब 35 दिन का टाइम टेबल बनता है तो 2 दिन बाद द काउंटिंग है और उसके 2 दिन बाद शपथ लेनी है, तो 5 दिन और पकड़ो तो 40 दिन होते हैं। तो 7 मई के पहले 40 दिन की तारीख क्या आती है देखो, वो मार्च की 25-26 तारीख आती है। अब मार्च जी जी 25-26 अगर पहला वोटिंग होता है, पहला वोटिंग होता है तो उसके 16 दिन पहले उम्मीदवार नॉमिनेशन की शुरुआत होती है। तो 25 के 16 दिन पहले 5-6 मार्च आता है। और 5-6 मार्च को अगर नॉमिनेशन शुरू करना है तो वोटर लिस्ट रेडी करके कम से कम 1 या 2 मार्च को टाइम टेबल डिक्लेयर करना है। कितने दिन बचे 1 मार्च को, हम बोल रहे हैं वो तारीख 25 है, 4 दिन बचे। क्या 4 दिन में एसआर कंप्लीट होगा, वोटर लिस्ट कंप्लीट होगी? नहीं होगी। तो टाइम टेबल चुनाव आयोग कैसे डिक्लेयर करेगा? अगर नहीं करेगा तो अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग बोलेगा कि हम तो टाइम टेबल अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो क्या करें? पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर और 1-1.5 महीना इसमें निकल जाता है तो मान लो बारिश में तो चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव चला गया अक्टूबर नवंबर में। और ये हो सकता है, संवैधानिक तरीके से हो सकता है। ये ममता दीदी को सोचना जरूरी था, उन्होंने सोचा नहीं। क्या होता है मालूम है, जब आप एक नशे में होते हो तो आपको सब क्या बोलते हैं कि सावन में हरा हरा दिखता है, क्या बोलते हैं उसको? जी। सावन के अंधेर को सब तरफ हरा ही हरा दिखता है। आप कहाँ फंसते हो या फंस सकते हो वो आपके सामने होकर भी आपको दिखता नहीं। यही केजरीवाल का था ना, आओ मेरे को अरेस्ट करके दिखाओ, अरेस्ट करोगे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ये सब नाटक। ऐसे ही नाटक केजरीवाल ने किए थे ना, क्या हुआ? अपने चुनाव क्षेत्र में भी हार गया केजरीवाल। ये पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 साल पहले की बात है। जी बिल्कुल 1 साल पहले की है, फरवरी की तो बात है, पिछले फरवरी की। तो क्यों हार जी गया था? कि अगर आप ताश के पत्ते खेल रहे हो तो आपके हाथ में पत्ते, लेकिन सामने वाले के हाथ में भी पत्ते हैं ना। वो तो खाली हाथ से नहीं खेल रहा है, या सब पत्ते आपके हाथ में और सामने वाले के हाथ में पत्ते नहीं, ऐसा तो खेल होता नहीं। तो ममता दीदी और उनके वकील ये बात भूल गए कि हमारी कानूनी पैतरेबाजी चल रही है, सामने वाले को तो कायदा कानून मालूम नहीं। ऐसी बात नहीं होती। हर एक के पास अपने अपने छोटे बड़े पत्ते होते हैं और उस पत्ते से वो अगर दिमाग लगाकर खेलता है। अब देखो, इसके पहले ही राष्ट्रपति शासन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती तो ममता दीदी नाटक करती। देखो कितनी जबरदस्ती हो रही है, डेमोक्रेसी की मर्डर हो रही है। आपको याद है ना, पिछला पूरा चुनाव ममता जी दीदी मैं पूरा। व्हील चेयर पर बैठी थी। हाँ, जिस दिन नतीजे आ गए उस दिन वो कुर्सी से उठ गई। एक दिन में अचानक से उनके पैर में इतनी जान आ गई, नतीजे खत्म, ममता दीदी की व्हील चेयर चली गई। और मुझे याद है ओमकार या किसी के चैनल पर बोला था कि भाई मतगणना के बाद क्या होगा, तो मैंने बोला और कुछ भी हो लेकिन इसकी व्हील चेयर तो चली जाएगी, ये मैंने बोला था और वही हुआ। तो उसको विक्टिम होना चाहिए, उसको चाहिए कि मोदी सरकार जबरदस्ती से राष्ट्रपति शासन लगाए, इसके लिए ये पूरा ड्रामा किया। लेकिन वो बात भूल गई कि मोदी शाह तो तंदूर में जले हुए मुर्गे हैं, वो किसी भट्टी से डरते नहीं है। तो वो भी उतने चालाक है कि भाई चल, जितना लंबा चलना है चल, 7 मई तो हमारी है, 7 मई तो हमारी है। ये पहले से मोदी शाह जानते थे, जो इसको पता तक नहीं था कि इनके हाथ में कौन सा पत्ता है। उनके हाथ में 7 मई का पत्ता था,
वो अभी नजदीक आ रहा है। तो मान लो आप घूमो, आप ओपिनियन पोल करो, ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट करो, लेकिन मैं जितना मानता हूं, मैं 95% आपको गारंटी देता हूं कि ये चुनाव दिवाली के बाद होने वाला है, अभी होने वाला नहीं है। उसमें आप लक्ष्मी भंडार लाओ या और कोई भंडारा करो या और कोई युवा निधि करो, करुणा निधि करो, करुणा नहीं होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल के तौर पे भाऊ, ये चूंकि बात हो रही है और चूंकि हम बंगाल पे ही कर रहे हैं और आपने पहले भी काफी ऐसी जानकारी दी थी दर्शकों को जो हमारे पास पहले नहीं थी। एक बात ये है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी इन लाइन कोई तैयारी उसकी दिख रही है? आपको लग रहा है कि बीजेपी को इस पूरे खेल में जितनी तैयारी होनी चाहिए जिस तरह से वो है, और ममता बनर्जी की हर चाल को वो पकड़ पा रहे हैं यहाँ बंगाल में, जितनी आपके पास जानकारी है? बिल्कुल तैयारियां हो रही है, और मैंने आपको पहले ही कहा 8-10 महीने से आरएसएस बीजेपी तैयारियां कर रहे हैं। और एक बात और होती है ना कि मेरी टीम पूरी की पूरी नेट प्रैक्टिस में लगी है, हाँ। और ममता की यानी बीजेपी की जो टीम है वो पूरी की पूरी 8-10-15 दिन से नेट प्रैक्टिस कर रही है। और ममता की जो टीम है वो शराब पार्टी या पब में जाकर पार्टियां कर रही है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आज का समय जो है वोटर के पास जरूरी जाना है। जो हेमंत सोरेन ने किया था केजरीवाल ने नहीं किया था। मैं इसीलिए कंपेयर करके बता रहा हूं। दोनों चीफ मिनिस्टर थे, दोनों जेल में गए, एक हार गया दूसरा जीत गया, क्योंकि उसने कानून की उलझन में फंसा नहीं, सरकार चलने दी। पत्नी को बोला तू पार्टी संभाल, इस ढंग से संभाल। चचेरे भाई को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो चंपक सोरेन वगैरह कोई था, याद है आपको? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। और केजरीवाल ड्रामा करते बैठ गया, हार गया। लेकिन सोरेन ने उस वक्त अपने उसकी पत्नी ने भी, जब उसकी सरकार जो चचेरे भाई की सरकार और पत्नी थी, उन्होंने ऐसे ही रेवड़िया का कुछ किया था, माता निधि वगैरह कुछ किया था। उसका फायदा झारखंड में सोरेन को मिल गया। यहाँ ये पूरी की पूरी कोर्ट में उलझी हुई है, खुद जाकर कोर्ट में खड़ी हो गई, तुम्हारा। लेकिन 7 मई की तारीख भूल गई। तो 7 मई जो हवाई जो होता है ना, एविएशन में सबसे बड़ा संकट होता है, तब बोलते हैं मे डे मे डे। ये क्या जी जी। संकेत देते हैं? मे डे मे डे। तो ममता भूल गई 7 में उसके लिए मे डे है, यानी बचेंगे नहीं। उसको मे डे बोलते हैं कि लास्ट है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसको मे डे बोलते हैं। ये मई महीने का ही एक डे है जिसकी तारीख 7 मई है। तो ममता के लिए ये 7 मई था। वो ना उनके वकील समझा पाए, उनके सलाहकार समझ पाए, और उन्होंने खुद को संकट में डाल दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव आसान नहीं है, नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर समयानुसार होगा ही नहीं तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के क्या करेगा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इनको चांस दिया, ये करो, ठीक है, तुम्हारे नहीं तो इधर उधर के जजेस उठाकर लगा दो। आपको जितना खुद को नंगा करना है वो नंगा करने दिया है। जिस ढंग से केजरीवाल को 8 या 9 समन्स भेजे गए थे, याद है आपको? उसको जी जी। जितना ड्रामा करना है करने दिया था। ममता दीदी को उसी लाइन पर अमित शाह लेकर गए हैं, और ये समझ नहीं पाई कि यहाँ ये कहाँ फंसती गई है, और बुरी फंसी है। क्योंकि उनको ये बारीक बारीक चीजें लगती है, ये बारीक बारीक चीजें लगती है, लेकिन वो बारीक होती नहीं। वो समयानुसार जब एक दूसरे से जुड़ जाती है तब जाके एक कहानी बनती है। छोटी छोटी चीजें होती। तो ये तो भाऊ हम। है। जी जी। अगर मेरा वीडियो और कहीं 2-3 जगह है वो देखो, वरना किसी को भी 7 मई की तारीख का इंपॉर्टेंट पता तक नहीं है मीडिया में। जी। सब बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे, विवेचन कर रहे, लेकिन 7 मई की तारीख को क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो जी इसलिए भाऊ। कि जितना लंबा खींचा जाएगा एसआर,
उतना तो मोदी और शाह को और बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, और ये लंबा खींचती गई। तो इसको लग रहा था कि मैं बड़ी पैतरेबाजी कर रही हूं, मैं बड़ी चालाकी कर रही हूं, लेकिन वो चालाकी अगर बीजेपी के लिए फायदेमंद है तो बीजेपी रोकेगी कि और लंबा खींचो, और लंबा खींचो, यहां प्रदर्शन करो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रदर्शन करो, पार्लियामेंट में जाकर प्रदर्शन करो, लेकिन एसआईआर खत्म नहीं होना चाहिए। ये तो बीजेपी का एजेंडा था, अमल में लाया ममता दीदी ने। अब बाकी जगह सब जगह एसआईआर चल रहा है, तो बंगाल में क्यों ममता ही बीजेपी का एजेंडा चला रही थी, और उसके परिणाम आप देखोगे, समयानुसार टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, आप आराम से फिर तैयारी करने लगो कि दिवाली में आपको बंगाल के चुनाव के लिए फिर कोलकाता जाना है। धन्यवाद भाऊ, आपने बहुत सही बात कही कि चलिए फिर दोबारा आना होगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि होली की वापस जाऊंगा, लेकिन आप बता रहे हैं तो अब दिवाली के बाद ही आना होगा, ये आप कह रहे हैं। आप जुड़े भाऊ, और आपने 7 मई को क्या हो सकता है बंगाल की राजनीति में, और ये एक ऐसी पॉलिटिशियंस जो अपने आप को, मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीति का ABCD से लेकर अपने आप को जेड तक रखने वाली ममता बनर्जी को कहाँ जाकर मात मिली है, ये उनको मालूम नहीं होगा, ऐसा आपने बताया। तो धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम जहाँ हैं वो वही जगह है जहाँ ये फैसले हो रहे हैं। तो आप जुड़े भाऊ, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।